गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉलिटी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, किस तरह से हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बनती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो हमारी यहाँ पर अपॉइंट करती है एस के धर कमीशन। एस के धर कमीशन जो है वो जून 1948 को अपॉइंट करी जाती है। किस चीज़ के लिए? टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द रिऑर्गनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब ये चेक करने के लिए कि हमारी जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पर हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है जी। और इस जो कमेटी जो थी इन्होंने बनाई, इस कमेटी ने ये कहा कि अगर हम इस तरह से स्टेट्स बनाते हैं ऑन द लैंग्वेज बेस, तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों के अंदर जो है रीजनल सेंटीमेंट्स आ जाएंगे, जो कि अभी भी हैं। मतलब जैसे गुजरात के लोग हैं तो वो बोलेंगे यार हमारी गुजराती है ना, तो अपने ही जो है जो अपने ही रीजन की लैंग्वेज है उसी को बंदा जो है सपोर्ट करता है। जैसे हम बोले कि हाँ यार हम डोगरे हैं ना, तो इस तरह से जो है रीजनल सेंटीमेंट्स जो हैं लोगों के अंदर आ जाएंगे, वो ना आए। और हमारी यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन को भी इफेक्ट हो सकता है, मतलब हमारी यूनिटी में भी यहाँ पर इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए जो है एसके कमीशन जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिजेक्टेड द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो है हम स्टेट नहीं बनानी चाहिए। एसके धर कमीशन ने ये बोला। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने नई कमेटी बनाई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। ठीक है, जेवीपी की कमेटी ये 3 बंदों की एक 3 मेंबर कमेटी थी। ठीक है, जिन्होंने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द धर कमीशन हमने जेवीपी कमेटी बनाई थी। और इसके 3 मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी जो है रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज जो है वो बेसिस नहीं होना चाहिए रिऑर्गनाइजेशन का, क्योंकि इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन जो है उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है मतलब एक कांग्रेस के लीडर होते हैं। ठीक है, एक कांग्रेस के लीडर होते हैं, कांग्रेस पर्सन होते हैं जिसका नाम था श्री मालू। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मतलब आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और उनकी कुछ डेज के बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड इन अक्टूबर 1953 के अंदर गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो बनानी उनको पड़ती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो पहली तेलुगु स्पीकिंग जो है स्टेट बन जाती है, और ये हमारी फर्स्ट स्टेट होती है जो 1953 के अंदर बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले बन गई हमारी आंध्र प्रदेश। डेट याद रखना कब बनी, 1953 में। कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती थी, तेलुगु वहाँ पे बोली जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पहली लैंग्वेस्टिक स्टेट बन गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक नई कमीशन बनाई, फजल अली कमीशन। ठीक है, अब क्या था कि जैसे ही आंध्र प्रदेश जो है वो एक लैंग्वेज मतलब पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट बन जाती है, तो अब क्या हुआ कि बाकी जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ पर भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर जो है यहाँ पर आप स्टेट्स को डिवाइड करो। ठीक है, और इसलिए जो है यहाँ पर फजल अली कमीशन बनाएगी दिसंबर 1953 को। और फजल अली कमीशन को ही यहाँ पर स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन भी बोला जाने लगा। ठीक है, ऑल्सो नोन एज स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन। अब इन्होंने जो है लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ लैंग्वेज जो है हम बेसिस रखेंगे रिऑर्गनाइजेशन का, लेकिन इन्होंने कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक स्टेट की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जा सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि मैक्सिमम जो है पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाली हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ हमने बोल दिया कि ये स्टेट जो है ये यही लैंग्वेज बोलेगी, यहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, ऐसा नहीं इन्होंने बोला। ठीक है, कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होगा। ओके, सो बाय द स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956 में क्या होता है, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। उसमें क्या होता है कि स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो अबॉलिश कर दिया जाता है, और यहाँ से जो है हमारी कुछ जो स्टेट्स हैं उनको मर्ज करके एक नई स्टेट बना दी जाती है, और कुछ जो है उनको यूटीज बना दिया जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द फजल अली कमीशन 14 स्टेट्स जो है हमारी बनती है, 14 स्टेट्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज जो है उस टाइम में बनती है, और एक जो है हमारी आंध्र प्रदेश जो है वो 1953 में उसकी फॉर्मेशन हो गई थी। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्टेट वही थी। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको ये यहाँ से मतलब क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, और वो पूछते हैं कि कौन सी स्टेट की फॉर्मेशन जो है वो किस ईयर में हुई है। ठीक है, तो 1956 में हमने देखा कि ये हमारी 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बन जाती हैं। ठीक है, ओके। सो आंध्र प्रदेश जो है वो हमारी 1953 के अंदर बन गई थी, हमने पहले ही देखा। केरला जो है 1956 में इसकी फॉर्मेशन होती है, कर्नाटका भी 1956 के अंदर होती है। ठीक है जी, याद होगी दोनों। 56 के अंदर हमारा केरला भी बना है, कर्नाटका भी बना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें बॉम्बे, पहले बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे को बाइफरकेट करके इन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया 1960 के अंदर। ठीक है, ओके। नागालैंड की फॉर्मेशन होती है 1963 के अंदर। 66 के अंदर जो है हरियाणा को जो है पंजाब से निकाल कर एक अलग स्टेट बना दी जाती है, और चंडीगढ़ को जो है एक यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है, और दोनों की जो है एक कॉमन कैपिटल बना दी जाती है। ठीक है, 1970 में क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसको स्टेट का स्टेटस दे दिया जाता है। ठीक है, ओके, इसको पहले यूटी का स्टेटस था। उसके बाद क्या होता है 1971 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो है इनको भी MMT, आप इसको ऐसे करके याद देना, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, इसको जो है स्टेटहुड दे दी जाती है। 1974 को जो है सिक्किम जो है वो एक स्टेट बन जाती है हमारी इंडियन यूनियन की। ठीक है, बाय द 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। यहाँ पर एक एक्ट होता है 1970, ये आपको बाद में बताऊंगी कि यहाँ पर सिक्किम के केस में ही क्यों एक्ट हुआ। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1975 में, सिक्किम जो है वो हमारी कंट्री का पार्ट बन जाता है। ठीक है, सिक्किम जो है एक फुल फ्लैश स्टेट बनती है इंडियन यूनियन की। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं। ओके, फिर क्या होता है 1986 के अंदर मिज़ोरम अरुणाचल प्रदेश जो है ये केम इनटू फोर्स, ठीक है, मतलब ये मिज़ोरम अरुणाचल प्रदेश जो है ये भी स्टेट बन जाती है। 1987 के अंदर क्या होता है कि गोवा बन जाती है। 2000 के अंदर क्या होता है कि 3 न्यू स्टेट्स बना दी जाती है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना दी जाती है। और 2 जून 2014 को, ये हमारी रिसेंट है, तेलंगाना जो है उसको आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नई स्टेट बना दी जाती है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है कि JNK जो है स्टेट है उसको बाइफर करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी जाती है, JNK और लद्दाख, ठीक है जी। 26 जनवरी 2020 को क्या होता है 2 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली, इनको मर्ज करके एक सिंगल यूनिटी बना दिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे अभी कोई क्वेश्चन पूछे कि अभी जो है कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, तो इस वक्त जो है हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, 8 यूटीज़ हैं। ये बात याद रखना कि बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता, ठीक है। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो ये यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी, लद्दाख आ गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली पुडुचेरी आ गई, अंडमान निकोबार आ गई और हेडेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली जो है ये मर्ज करके एक ही है, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटर, इनका एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटर है। फ्रॉम 26 जनवरी बो द यूटीज हैव बीन मर्ज नो सिंगल, तो यही मैंने आपको बताया मर्ज होगी और एक सिंगल यूटी बन गई, नेम्ड दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। ओके, ओके, कहाँ पहुँचे थे हम, यूनियन टेरिटरीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पुडुचेरी अंडमान निकोबार जो है ये हेड की जाती है बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, ठीक है। और दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली जो है इनका कॉमन एडमिनिस्ट्रेटर है। 26 जनवरी को जो है हमने देखा कि ये दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव जो है इनको मर्ज करके एक नई यूनियन टेरिटरी बना दी, ठीक है। और लक्षद्वीप चंडीगढ़ जो है यहाँ पर भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। ओके, JNK, दिल्ली और पुडुचेरी जो है ये 3 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है। टोटल जो है हमारी 9 नहीं है, टोटल हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पर, ठीक है। पुडुचेरी आ गई, दिल्ली आ गई, पुडुचेरी आ गई, 2 होगी है ना। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली जो है ये एक ही है, 3 होगी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, JNK और लद्दाख, ठीक है। ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके। और बाय द 69th, ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी हमारी 1991 में, जिसमें दिल्ली को जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो है स्टेटस मिल गया था, ठीक है। इट कुड लेगलाइज इन सर्टेन मैटर्स एक्सेप्ट लैंड, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। ये हमें पता है कि दिल्ली में जो है वहाँ के जो CM है वो बाकी सारे मैटर्स पे जो है काम कर सकते हैं, लेकिन लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पे वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सेंटर के अंदर आता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रेम्बल के बारे में, ठीक है। प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा प्रेम्बल है, ठीक है जी। प्रेम्बल मीन्स द इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक एमिनेंट जूरिस्ट थे जिन्होंने कहा था, अन्य पाखीवाला, जिन्होंने कहा था कि प्रेम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है जी। ओके, और इंडिया हमने पता है कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो हमारा प्रेम्बल है वो हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो प्रेम्बल जो है ये बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अच्छा ये वाले बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से देख लो आप, USA से हमने लिया हुआ प्रेम्बल, लेकिन लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल जो है वो हमने जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। ये भी हमने देखा था, ओके। उसके बाद अगर बात करें तो ये प्रेम्बल आया कहाँ से, आपको पता है कि जो मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर को, ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था। 13 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है यहाँ पर अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, ठीक है, 22 जनवरी को। तो यही बाद में जाकर के हमारा प्रेम्बल बना, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे आइडिया है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने कहाँ से लिए हुए हैं, ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिए है। इससे आपको ये भी पता लगे कि रशियन रेवोल्यूशन जो है वो 1917 में जो है रशियन रेवोल्यूशन होता है, वहाँ से हमने ये आइडिया लिया हुआ, ठीक है। जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली हर तरीके से जस्टिस होना चाहिए, ये हमने कहाँ से लिया हुआ, रशियन रेवोल्यूशन से। और आइडिया जो है हमारा लिबर्टी का, इक्वलिटी का और फ्रेटर्निटी का, ठीक है। लिबर्टी आज़ादी, इक्वलिटी बराबर, और फ्रेटर्निटी मतलब कि ब्रदरहुड का जो आइडिया है हमने कहाँ से लिया हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 को हुआ था, ठीक है, 1789 से लेकर के 1799 तक, ठीक है, 10 साल चला था ये। ओके, प्रेम्बल समझ आ गया। ओके, प्रेम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम्बल के अंदर, अच्छा यहाँ पर प्रेम्बल है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या है। तो प्रेम्बल के अंदर लिखा हुआ, ये हमारी एक्चुअल में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं प्रेम्बल में वो यही लिखे हुए हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन दिस डे 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो 26 नवंबर याद रखना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट ऑफ द प्रेम्बल, सिग्निफिकेंस क्या है प्रेम्बल की, हमारी प्रेम्बल जो है वो उसके अंदर जो है बेसिक फिलॉसफी और जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है जैसे कि पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस, हर तरीके की जो मतलब कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है ना उसका एक ना ऐसे होता है ना समरी, अगर हम बोल सकते हैं, समरी भी नहीं कह सकते, हाँ समरी आ गई, इंट्रोडक्शन आ गई, प्रीफेस आ गया हमारा, वो क्या हमारा प्रेम्बल है, ठीक है जी। ओके,
ओके इसके अंदर क्या है, ग्रैंड एंड नोबल विजन है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम एंड एस्पिरेशंस, क्या चीज़ें जो है हमने जो है आगे जाकर के एक्वायर करनी है, मतलब कि क्या चीज़ें हमें हमारे कंट्री के अंदर चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है हमने प्रेम्बल के अंदर लिखी हुई है, ठीक है जी। ओके इट प्रोवाइड्स द की टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले अगर आप ये प्रेम्बल हमारा पढ़ लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ों की बातें जो है की गई हैं, ठीक है। ओके अब देखते हैं कि हमारे जो प्रेम्बल है उसके अंदर जो है अमेंडमेंट पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। ओके वेदर द प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल नंबर 368, हमारा प्रेम्बल जो है उसको भी हम अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 368, ठीक है। यहाँ पर एक केस हुआ था, केशवचंद्र भारती केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये। इस केस की डेट भी पूछी जाती है, 1973 के अंदर ये हुआ था, और ये भी पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या बात की गई थी, ठीक है, क्या बोला गया था। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रेम्बल जो है वो हमारे पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो अमेंडेबल भी है, हम उसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक फीचर कहीं पर डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन वो टाइम टू टाइम जो है बेसिक फीचर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बताता रहता है कि ये चीज़ें जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो है ये है कि प्रेम्बल को भी हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि प्रेम्बल को हमने कभी अमेंड किया है या नहीं किया है। तो हमारा प्रेम्बल जो है अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा 1976 में, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसके अंदर 3 वर्ड डाले गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। पहले जो था हमारा जो नेशन था वो क्या था, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। सिर्फ 3 ही चीज़ें थी, सॉवरन था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो है ये हमारा प्रेम्बल के अंदर डाला गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक ही बार इसको अमेंडमेंट की गई। अब बात करते हैं यूनाइटेड टेरिटरीज, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक पढ़ेंगे, ठीक है जी। बात करते हैं इनके बारे में। ओके सबसे पहले देखते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 से 4 जो है वो हमारे पार्ट नंबर 1 के अंदर आते हैं, ठीक है। ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में डील करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 जो है वो इंडिया को डिस्क्राइब करता है, दैट इज भारत, ठीक है। इंडिया क्या है, हमारा भारत है, ठीक है। ओके और हम सब भारतीय हैं एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। इन्होंने हमें बताया कि हम यूनियन है स्टेट्स का, ठीक है। द टेरिटरी ऑफ द इंडिया कैन बी क्लासिफाइड। अब जो टेरिटरीज हैं हम उनको किस तरह से डिवाइड करते हैं, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है जी। और टेरिटरीज जो है जो हमारी गवर्नमेंट जो है किसी टाइम एक्वायर कर लेगी वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। स्टेट्स जो है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो है एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट्स आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारी चीज़ें जो हमने जब शेड्यूल पढ़े थे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो है हमने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। 28 स्टेट्स है और 9 नहीं है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ये मैंने अभी बताया। ओके अब देखो जो टेरिटरी, अगर हम टेरिटरी की बात की करते हैं तो वो एक वाइडर व्यू में आज देखते हैं यहाँ टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन यूनियन की बात करें तो यूनियन के अंदर सिर्फ स्टेट्स आती है, ठीक है। यूनियन कंटेन्स ओनली स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन अगर हम टेरिटरी की बात की जाती है तो उसमें सिर्फ स्टेट्स नहीं आती, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, ठीक है। और वो टेरिटरीज भी आती है जो हम ठीक है बाय टाइम जो है हम इसको एक्वायर करेंगे, ठीक है। हम अपनी कंट्री के साथ मिलाएंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट बनेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 समझ आया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। ओके और बाकी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल नंबर 2 की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 2 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि वो हमारी यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ नई स्टेट्स जो है उनको एडमिट करे, ठीक है। न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। नई स्टेट्स एस्टैब्लिश करें, ठीक है, या फिर उनको अपने में मिलाए, ठीक है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 2। ये होता है कि जब हम फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 जो है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। आर्टिकल नंबर 3 की बात की जाए तो ये हमारी पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नई स्टेट्स जो है वो बना सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑल्टर करके। आप देखते हैं किस तरह से जो है आर्टिकल नंबर 3 के अंदर जो है स्टेट्स बन सकते हैं नहीं। फॉर्म अ न्यू स्टेट्स बाय सेपरेटिंग फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 स्टेट, मतलब 2 स्टेट्स को जोड़ के एक नई स्टेट बना दी या फिर उनको सेपरेट कर लिया किसी तरीके से, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं, ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 3 के अंदर, ठीक है। ओके या फिर किस तरह से बना सकते हैं हम, इंक्रीज करके एरिया इंक्रीज कर दें या फिर एरिया को कम कर दें या फिर बाउंड्रीज को चेंज कर दें या फिर अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का नाम चेंज कर दें, ठीक है। देखो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के अंदर बस यही मेन डिफरेंस है कि आर्टिकल नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं कि एक न्यू टेरिटरी जो है उसको एक्वायर करते हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 3 के अंदर जो है कि हमारी एग्जिस्टिंग जो टेरिटरी है, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया गया और लद्दाख को जो है वो अलग यूटी बना दिया गया। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, बाउंड्रीज चेंज करी है, यहाँ पर इन्होंने नई स्टेट जो है वो एक्वायर नहीं करी है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 होता अगर नई स्टेट एक्वायर करते, लेकिन हम यहाँ पर बाउंड्री चेंज करी तो आर्टिकल नंबर 3 में आ गया, ठीक है जी। ओके अब देखते हैं कि किस तरह से जो है हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, हमारी अल्ट्रेशन कैसे कर सकती है बाउंड्रीज की। तो नई स्टेट अगर इसको बनानी है तो नई स्टेट बनानी है या फिर बाउंड्रीज को अल्टर करना है, ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं, किसी भी हाउस में जो है ये बिल आ सकता है, ठीक है, लेकिन ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है यहाँ पर चाहिए होगी, ठीक है। ओके तो प्रेसिडेंट जो है ये बिल जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर में भी भेज सकता है उनकी कंसर्न लेने के लिए कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो एक सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल जो है उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, अलग अलग मेजॉरिटी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इतना याद रखो कि सिंपल मेजॉरिटी से जो है ये बिल पास हो जाता है, ठीक है। ओके
उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओके, पार्लियामेंट जो है वो बाउंड नहीं है वो कि उनके व्यूज़ जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो हमें व्यू दे, उनको सुनने के लिए जो है पार्लियामेंट बाउंड नहीं है, उनका जो मन करेगा वही करेगा, लेकिन वो फिर भी उनका ऐसे ओपिनियन जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो आर्टिकल नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि कोई भी प्रोवाइड जाता है बिल अंडर आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल नंबर 368। तो इन्होंने ये कहा था आर्टिकल नंबर 4 में कहता है कि अगर आर्टिकल नंबर 2 के अंदर कोई चेंजेस होते हैं, यानी कि अगर आप कोई नई टेरिटरी जो है उसको एक्वायर करते हो, या फिर आप आर्टिकल नंबर 3 के अंदर कोई चेंज करते हो, यानी कि अगर आप कोई भी जो है स्टेट जो है कोई भी यूटी जो है उसकी जो बाउंड्रीज जो है वो चेंज करते हो, वो किसी भी तरीके से अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 के अंदर वो अमेंडमेंट नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है जी, याद रखना वो अमेंडमेंट नहीं कहलाई जाएगी। अगर आप जो है 2 और 3 के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो अमेंडमेंट नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। ओके, इतना समझ आया। आर्टिकल 1 से 4 तक कर लिए, कल हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।